नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी की नींव रखने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। जल्द सरकार के पास आएगा ड्राफ्ट। देश भर में लागू करने की मोदी सरकार की मुहिम को भी सराहा। क्या कहता है टिहरी सीट का चुनावी गणित? लोकसभा चुनावों में बीजेपी फिर मारेगी बाजी या कांग्रेस करेगी वापसी? देखिए खास रिपोर्ट, टिहरी सीट का चुनावी गणित। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर धामी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोले मसला विधानसभा की प्रवर समिति के पास। लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला। आम जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। अचानक आसमान छूने लगी टमाटर के दाम। बढ़े भाव की वजह से गायब हुआ घर की रसोई से टमाटर का स्वाद। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट जल्द ही सरकार को मिल जाएगा। समिति ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जिसने यूसीसी की नींव रखी है। और यही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना चाहिए। उत्तराखंड में लंबे समय से लोकायुक्त का पद खाली पड़ा है, लेकिन अब इस पद पर नियुक्ति का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया है। सरकार के पास 2 महीने का समय है लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए। ऐसे में धामी सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजर है। देखिए रिपोर्ट। लोकायुक्त की नियुक्ति पर हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने सरकार को दिए नियुक्ति के आदेश। 2 महीने में नियुक्त करना होगा लोकायुक्त। क्या होगा धामी सरकार का अगला कदम? उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि हाईकोर्ट के द्वारा भी सरकार को निर्देश दिए जाएंगे कि प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने 8 सप्ताह के भीतर सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं, यानी कि 2 महीने के भीतर ही सरकार को इस पर नियुक्ति करनी होगी। जिसके बाद उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भी चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है कि क्या वास्तव में उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति होगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। उत्तराखंड में भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति वर्तमान समय में ना हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकायुक्त कार्यालय पर करोड़ों खर्च होता रहा है। कार्यालय में 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनके वेतन पर लोकायुक्त की नियुक्ति न होने की वजह से 29 करोड़ 73 लाख खर्च हो गए हैं। हर साल 3 करोड़ रुपए लोकायुक्त दफ्तर के नाम पर खर्च हो रहे हैं। लोकायुक्त दफ्तर भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें लगातार पहुंचती रही, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हाईकोर्ट के आदेश को लेकर कहना है कि न्यायालय का आदेश देखा जा रहा है। जहां तक लोकायुक्त की नियुक्ति की बात है तो मामला विधानसभा में प्रवर समिति के अधीन है, क्योंकि लोकायुक्त को लेकर नए एक्ट का मसौदा तैयार होना था। एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं, और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 सभी कार्यालयों में ऐसे बोर्ड हमने लगा दिए हैं। कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, भ्रष्टाचार में कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई हो रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से जब हमारी टीम ने इस मामले को लेकर फोन से संपर्क साधा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल वो देहरादून से बाहर हैं, वापस लौटते ही इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा।
लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के घोषणा पत्र में लोकायुक्त की नियुक्ति का वादा जनता से किया गया था, लेकिन 6 साल गुजरने के बाद भी बीजेपी लोकायुक्त की नियुक्ति करना भूल गई। कितना बड़ा मजाक है ये कि सूबे का मुखिया कहे कि हम तो लोकायुक्त चाहते हैं लेकिन लाने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं लाने दे रहा है? विपक्ष मना कर रहा है, मीडिया मना कर रहा है या जनता मना कर रही है? सुप्रीम पोस्ट पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा है लोकायुक्त लाने की। आपने जितना फोकस धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूसीसी पर लगा रखा है, मुख्यमंत्री जी से मेरा कहना है यदि इतना ही फोकस लोकायुक्त लाने में आप लगाते तो कब का आ गया होता। चलिए, कांग्रेस से तो आपको गुरेज है, लेकिन अपने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी जी का लोकायुक्त ही ले आते, उसमें कुछ संशोधन कर देते अपने मन मुताबिक। उत्तराखंड में भले ही लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर समय समय पर सियासत देखने को मिलती रही हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि वास्तव में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार ज्यादा गंभीर नजर नहीं आई। 2017 में बीजेपी सत्ता में आने के बाद यदि चाहती तो लोकायुक्त की नियुक्ति तुरंत हो सकती थी, लेकिन तब से मामला लटका हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या वास्तव में हाईकोर्ट के आदेश के बाद 8 सप्ताह के भीतर सरकार लोकायुक्त की नियुक्ति करती है या फिर कुछ और दलील दी जाती है। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र का नौकरी डिग्री कॉलेज श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बन गया है। इस संबंध में सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। विधानसभा को मिली इस सौगात पर देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सीएम धामी और शिक्षा मंत्री का आभार जताया। देखिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि मेरी राजनीति का आधार ही विश्वविद्यालय रहा है और मैं विश्वविद्यालय की राजनीति कर यहाँ तक पहुँचा हूँ। और निश्चित तौर पर मैं पुष्कर सिंह धामी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैं इस कैंपस के लिए बहुत दिनों से प्रयासरत था। लगभग मैं इसको 2 साल से इसके पीछे इस पर कार्य योजना बना रहा था और आज मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज जो है कल इसका शाम को इसका विधिवत जो स्वीकृति होती है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की, अब जो नौकरी डिग्री कॉलेज है वो श्रीदेव सुमन का तीसरा कैंपस बन गया है। राजधानी देहरादून में महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के नेतृत्व में निर्भय भारत सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक उमेश शर्मा ने भी शिरकत की और कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण पर मंथन हुआ। महिला आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि मौजूदा समय की परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सौजन्य से उत्तराखंड राज्य महिला आयोग इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और जिस प्रकार से कि महिला सशक्त हो, महिला प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, कि उस तरह से ये सब चीज़ों को लेके हम लोग की वास्तव में महिला सशक्त तो हो रही है, लेकिन अभी कहीं हमें जागरूकता की आवश्यकताएं हैं। तो समय समय पर महिला आयोग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करता है। केंद्र की सरकार जो ये हमारा महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है और उसमें हमारी जो महिला आयोग है जो उनके द्वारा ये कार्यक्रम आज किया गया है, इसी के है कि हमारी जो बेटी हैं उनको संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा हो, उन पे जो भी अत्याचार या किसी भी तरह के उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको रोकथाम करने का काम हमारे महिला आयोग में किया जाता है। क्या नगर निगम और अधिकारियों की मिली भगत से जमीनों को ठिकाना लगाया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ताजा मामला मेडिकल कॉलेज की जमीन पर कब्जा करने से जुड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत बीजेपी पार्षद ने की। जानकारी के लिए आरटीआई लगाई, लेकिन ना तो नगर निगम सही जानकारी देने को तैयार है और ना ही अधिकारी। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। नगर निगम का दायरा बढ़ने के बाद नगर निगम क्षेत्र के 100 वार्ड हो चुके हैं और इन 100 वार्डों में नगर निगम की जमीन पर कहां-कहां कब्जे हैं, ये नगर निगम को जानकारी तक नहीं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक मेडिकल कॉलेज द्वारा नगर निगम की जमीन पर कब्जा कर कॉलेज का ऑडिटोरियम बनाया गया और ये शिकायत बीजेपी के एक पार्षद ने आरटीआई के जरिए की। दरअसल बीजेपी पार्षद अजय सिंघल ने 2022 में नगर निगम में शिकायत की थी कि शहस्त्रधारा रोड पर एक मेडिकल कॉलेज द्वारा नगर निगम की करीब 6 बीघा जमीन पर कब्जा करके कॉलेज परिसर में ऑडिटोरियम बनाया गया। लेकिन जब नगर निगम प्रशासन को शिकायत की तो किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसके बाद पार्षद ने आरटीआई लगाई, जिसके जरिए भी पार्षद को सही सूचना नहीं दी गई। लेकिन जिस तरह से पार्षद द्वारा नगर निगम की जमीन पर कब्जा करने पर आवाज उठाई गई, तो कहीं न कहीं नगर निगम प्रशासन द्वारा पार्षद की आवाज को दबाया जा रहा है और पार्षद ने भी आरोप लगाया है। डांडा लखौंड में सिद्धार्थ पैरामेडिकल कॉलेज द्वारा मैंने आरोप लगाया था कि 6 बीघा से ज़्यादा ज़मीन इन्होंने नगर निगम की, पूर्व में उस समय ग्राम सभा की ज़मीन होती थी, उसको कब्जा कर ऑडिटोरियम का निर्माण किया हुआ, जिसके लिए नगर निगम शिकायत की। शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें आरटीआई के द्वारा सूचना मांगी गई, इसमें भी शिथिलता रखी गई इनके द्वारा। उसमें अपील की गई, सूचना आयोग में जाना पड़ा इसके लिए। उसके बावजूद भी जो है 4 बीघा ज़मीन इन्होंने चिन्हित करी। 4 बीघा जमीन चिन्हित करने के बाद भी 300 वर्ग मीटर का उसको सिटी मजिस्ट्रेट का बेदखली नोटिस दिया गया। मतलब कुल मिलाकर के उसको बचाया जा रहा है ये हमारे भूमि विभाग द्वारा। वहीं दूसरी ओर जब मेडिकल कॉलेज प्रशासन से जानकारी ली गई, तो कॉलेज प्रशासन का साफ कहना है कि वो जमीन की पैमाइश करवाने के लिए तैयार है, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा कहने पर भी आज तक जमीन की पैमाइश नहीं हुई। ये ऐसा हमारी तरफ से कोई मामला हमारा भी संज्ञान में नगर निगम के थ्रू आए थे लोग कि भाई कोई आरटीआई लगी हुई है आपका, और ये मुझे लगता है 1-1.5 साल पहले भी लोग मुझे मिले थे जो अपना, और उन्होंने नपाई वगैरह भी की थी यहाँ, और नपाई करने के बाद सेटिस्फाइड होकर वापस चले गए थे। और अभी भी आए थे तो मैंने उनसे यही कहा था, और भी सारे लोग थे, मैंने लिखित में भी दिया है उन्हें कि आप जो रकबा हमारा है वो नाप दीजिए, अगर आपकी कोई ज़मीन बचती है तो हम उस कब्जे को छोड़ने को तैयार हैं। वहीं जिस तरह से बीजेपी पार्षद ने ये पूरा मामला उठाया है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को भी मौका मिल गया है। अजय सिंघल बीजेपी के 6 बार के पार्षद हैं। वो सहजदारा रोड के पास एक भू कब्जे की बात कर रहे हैं, लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन सरकार और नगर पालिका सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, जो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी है, उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने 6 बीघा ज़मीन पर कब्जा किया। नगर पालिका ने नहीं सुनवाई की तो उनको आयुक्त के पास जाना पड़ा, और उन्होंने सूचना के अधिकार पे इस पर जब सूचना मांगी तो 3 बीघे पे कब्जे की बात स्वीकार करी गई, लेकिन कब्जा हटाने की कार्रवाई नहीं हुई। केवल कुछ उसके भी एक छोटे पार्ट पे कब्जा हटाने की बात स्वीकार करी गई है। तो ये जब पार्षदों की बात नगर पालिका नहीं सुन रही, जिस नगर पालिका के अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हों, उस नगर पालिका की यह हालत है। हैरानी की बात है कि इस पूरे मामले में नगर निगम को सही जानकारी तक नहीं है कि उनकी जमीन पर कहां-कहां कब्जे किए गए हैं, और यदि बीजेपी पार्षद जमीन पर कब्जे के मामले को उजागर कर भी रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करने वाला कोई नजर नहीं आता। ना तो नगर निगम और ना ही अधिकारी इस तरफ कोई सही रिस्पॉन्स करते नजर आ रहे हैं। अब इसे क्या समझा जाए? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सियासी दलों की तैयारियां तेज होती दिख रही है। राजनीतिक पार्टियां गुणा भाग लगाने में जुटी हैं कि आखिर किस सीट पर किस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में हम आज बात करने वाले हैं टिहरी लोकसभा सीट की, जिस पर अधिकतर राजघराने का ही दबदबा रहा है। लेकिन 2024 में क्या ये पैटर्न रिपीट होगा या फिर होगा कोई बदलाव? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या कहता है टिहरी सीट का गणित? बीजेपी बनाएगी बढ़त या कांग्रेस देगी मात? राज परिवार की सीट पर क्या होगा बदलाव? 2014 के मुकाबले 2019 में उत्तराखंड में बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीत हासिल की, लेकिन 2024 में पार्टी इसे जारी रख पाएगी या फिर पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए अभी से ही बूथ स्तर पर मजबूती से काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा, जिसके हिसाब से देखें तो हो सकता है कि पार्टी को 2024 में परेशानी हो। हालांकि टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है, क्योंकि राज परिवार का इस सीट पर दबदबा रहा है। टिहरी लोकसभा सीट में 14 विधानसभा सीटें आती है। 14 में से 11 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, केवल 2 सीटों पर कांग्रेस जीती, 1 सीट निर्दलीय के खाते में रही। 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछली बार ये सीट बीजेपी की झोली में गई थी। चलिए अब एक नजर डालते हैं टिहरी सीट पर कि आखिर 2019 का परिणाम कैसा रहा। टिहरी सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया।
बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह जीती। राज्य लक्ष्मी शाह ने 3,586 वोटों से कांग्रेस को हराया। कांग्रेस से प्रीतम सिंह को हार का सामना करना पड़ा। माला राज्य लक्ष्मी शाह को 5,65,333 वोट मिले। कांग्रेस के प्रीतम सिंह को 2,64,747 वोट मिले। टिहरी सीट राज परिवार की सीट मानी जाती रही है। राजशाही परिवार के कब्जे में अधिक बार ये सीट रही। 1991 में टिहरी सीट का चुनावी गणित बदला। पहली बार बीजेपी ने अपने पैर जमाए, इस सीट पर जीत का खाता खोला। अब एक नजर डालते हैं टिहरी लोकसभा सीट के इतिहास पर कि आखिर इस सीट का इतिहास कहता क्या है। उत्तराखंड से बीजेपी की अकेली महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह हैं। इस सीट पर लगातार वो 3 बार जीती। पहली बार 2012 में विजय बहुगुणा के सीएम बनने के बाद ये सीट खाली हुई, जिस पर उपचुनाव हुआ। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने उपचुनाव जीता और वो संसद पहुंची। दूसरी जीत उन्हें 2014 के आम चुनाव में मिली। मोदी लहर के चलते शाह ने कांग्रेस से साकेत बहुगुणा को जबरदस्त टक्कर दी। महाराणा मानवेंद्र शाह टिहरी सीट से 8 बार निर्वाचित हुए थे। 1957 से लेकर 2004 तक शाह ने 3 बार कांग्रेस और 5 बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज की। 2007 में मानवेंद्र शाह की मौत हुई, जिसके बाद उपचुनाव कराए गए। इस सीट पर बीजेपी ने पुत्र महाराजा मनोजेंद्र शाह पर दांव खेला। कांग्रेस नेता विजय बहुगुणा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये सीट भी टिहरी राज परिवार के हाथ से निकल गई। लेकिन साल 2012 उपचुनाव में फिर ये सीट बीजेपी के खाते में गई, जिसके बाद जीत का सिलसिला लगातार जारी रहा। राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी लोकसभा सीट पर लगातार जीत दर्ज करती आ रही हैं, लेकिन 2024 में क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस काम आएगा या फिर टिहरी की जनता रिपोर्ट कार्ड देखकर ही अपना फैसला सुनाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बात अब मौसम की कर लेते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित है। सीएम धामी ने भी देवभूमि आने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम का अपडेट लेकर यात्रा पर आएं। बता दें कि बारिश की वजह से पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश ने लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चारधाम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें, जिससे उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने कहा, यूसीसी की नींव रखने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। जल्द सरकार के पास आएगा ड्राफ्ट। देश भर में लागू करने की मोदी सरकार की मुहिम को भी सराहा। क्या कहता है टिहरी सीट का चुनावी गणित? लोकसभा चुनावों में बीजेपी फिर मारेगी बाजी या कांग्रेस करेगी वापसी? देखिए खास रिपोर्ट, टिहरी सीट का चुनावी गणित। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर धामी सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बोले मसला विधानसभा की प्रवर समिति के पास, लोकायुक्त की नियुक्ति का मामला। आम जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। अचानक आसमान छूने लगी टमाटर के दाम। बढ़े भाव की वजह से गायब हुआ घर की रसोई से टमाटर का स्वाद।